के विशेष प्रोग्राम खास बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पे जो कि पूरे देश में सनसनी की वजह बना हुआ और मसला है संभल। जी हाँ, संभल में एएसआई की खुदाई जारी है। संभल में एएसआई के अलावा जिला प्रशासन राजस्व विभाग की टीम लेकर पहुंचा है, उन्होंने भी वहां पर खुदाई की है। एक शिकायत के बाद जिसमें बाकायदे जांच हुई और जांच के बाद अब वहां पर उत्खनन शुरू हुआ और उत्खनन में निकल के आई एक ऐसी बावड़ी जो कि 3 मंजिला है। 12 कमरों की यह बावड़ी बताया जा रहा है कि लगभग 1857 की बनी हुई है। क्या कुछ है संभल की इस खुदाई का राज, और जानकार जैसा कि कहते हैं कि संभल में अगर पूरा उत्खनन होगा तो शायद वहां एक सभ्यता निकल के आ जाएगी और वो होगी संभल कालीन सभ्यता। सवाल ढेर सारे हैं और हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या वाकई इतिहास एक बार अपने आप को पलट कर जनता के सामने लाने वाला है संभल के बहाने। संभल वो जगह जहां पर मिथ भी है, कहा जा रहा है कि धार्मिक ग्रंथों के द्वारा कि वहां पर कल की भगवान अवतार देंगे, 10वां अवतार भगवान का वही होगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ नवल कांत सिन्हा सर। उनसे पूछेंगे, नवल सर क्या कुछ दिख रहा है संभल में, और जो संभल में दिख रहा है थोड़े से ही काम के बाद, थोड़े से ही उत्खनन के बाद, क्या लोग जो कह रहे हैं कि संभल में एक संभल कालीन सभ्यता निकल के आने वाली है सामने? देखिए, ये जो संभल का जो पूरा मामला है इसको 3 हिस्सों में आप बांट सकते हैं। एक तो वहाँ जो उसके ऐतिहासिक साक्ष्य हैं वो एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो हमारी माइथोलॉजी कहती है कि वहाँ पे जो हरिहर का अवतार होगा, 10वां अवतार, वो वहीं पे होगा, तो वो माइथोलॉजिकल आप देख सकते हैं। और वर्तमान में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि वहाँ जो लक्ष्मणगंज का इलाका है वहाँ पे एक शिकायती पत्र गया था जिलाधिकारी राजेंद्र पेरसिया के बाद, उसके बाद वहाँ कार्रवाई शुरू हुई। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे एक स्ट्रक्चर पूरा निकलता जा रहा है और वो काफी बड़े हिस्से में फैला हुआ। वो एक बावली है। बावली का आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर लखनऊ में भी जो इमामबाड़ा बना वहाँ से सटी हुई एक बावली है। इसी तरह जो मेरी किताब लिखी है राजा टिकैत की, उन्होंने कम से कम 40 बावलियां बनवाई थी। और जब अवध में अकाल पड़ा था उसके बाद से ये लगा कि हर जगह पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उस दौरान जो माहौल वो बहुत बड़ा अकाल था, पूरे देश में था। उसके बाद ही बावलियों का चलन बढ़ा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर कि जिसके नीचे पानी होता था। आप समझ लीजिए कि कुएं और तालाब के बीच की कड़ी आप बावली कह सकते हैं कि उसमें कुओं से कनेक्ट रहती थी, तो वह वहाँ पानी भरा रहता था। तो पानी की एक सुचारू व्यवस्था की जो परंपरागत तरीका है उसका बावली से कनेक्शन रहता था। और कुओं से हमारा जो हिंदू धर्म है अब उसको हमेशा जल से कनेक्ट किया गया। हम लोग जल चढ़ाते भी हैं, तो कहीं बावली बन जाती है। बावली के रूप में एक हम मान सकते हैं वो आस्था का स्थल होता था, एक निर्माण जिसको हम जल महल कह ले या जो भी कह ले। मंदिर में कुओं से हमेशा कनेक्शन रहा। जहाँ स्पेस रहता है या सक्षम जो मंदिर के जो संचालक होते सक्षम होते तो वहाँ बावली भी बनाई जाती है। तो उसमें से ही एक बावली वहां पर निकल रही है और ये दिखा रहा है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को इस तरह से लगातार दबा देना दिखाई ना पड़े। ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वहां मंदिर का हिस्सा भी नहीं होती वो बावली, तब भी वो हमारे इतिहास का हिस्सा है। तो उस इतिहास को जिन्होंने भी साजिश की छुपाने की वो बड़ी गंभीर साजिश। और 1978 में जिस तरह से वहां पे दंगा हुआ था और 184 केवल एक ही समुदाय के, मैं सीधे सीधे कहूंगी, हिंदुओं की मौत हुई थी। ये दर्शाता है कि वो उस इलाके पे एक साजिशन कब्जा किया गया और वो एक लंबे पीरियड को ढालते यहाँ तक लाया गया। लेकिन ये अच्छा होगा कि जिसने भी शिकायत दर्ज कराई वहां से बहुत कुछ निकलने जा रहा है और पूरी एक सभ्यता है जो वहां का माहौल बता रहा है। देखिए, बावली ऐसा स्ट्रक्चर है कि केवल बावली कहीं नहीं होती। जब बावली बनती है तो उसके आसपास भी बहुत चीज, जो बावली का इस्तेमाल करने वाले तो वो राहगीर भी होते हैं, वो पानी पीने वाले भी होते हैं, वो आसपास के इलाके के लोग भी होते हैं। तो बावली एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है। जैसे आज की डेट में मॉल बनता है, किसी जमाने में बावली जैसी चीज बनती थी, तो वही बावली दर्शाती है कि वो एक बहुत बड़ा एक जमाने में स्ट्रक्चर हो चुकी है। बिल्कुल नवल सर, बहुत अच्छा डिटेल किया और आपकी बात से ही हमारे आगे के सवाल निकल गया है। भास्कर सर से हम निवेदन करेंगे। भास्कर सर ने जैसा बताया कि अगर वहां पर एक बावड़ी जैसा स्ट्रक्चर निकला है, 3 मंजिला एक महल है जिसमें 12 कमरे हैं, 4 कक्ष उसके स्पष्ट नजर आ गए हैं, बाकी सबके ऊपर अतिक्रमण है ऑलरेडी और वहां उत्खनन और भी हो सकता है,
तो क्या आपको लगता है कि बावड़ी किसी सन्नाटे की जगह पर जहाँ कोई जाता आता नहीं वहाँ बना दी गई? ऐसा तो है नहीं। वहाँ एक प्राचीन मंदिर पहले निकल के आ चुका है, जिसमें देवी की मूर्ति है, जिसमें शिवलिंग है, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति है, और न जाने कितने अन्य स्ट्रक्चर वहाँ आसपास में दिख रहे हैं। तो क्या जैसा ही उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि निश्चित रूप से वहाँ पर एक सभ्यता या नगर जैसी स्थिति बन सकती है, और जिन लोगों ने भी इसको अतिक्रमित किया निश्चित रूप से एक साजिश के तहत, इनका मानना है ऐसा हुआ। आप इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? बावली का मिलना ये तो कतई नहीं सिद्ध करता कि वो किसी मंदिर की बावली होगी। बावली पहले राजे महाराजाओं के घर में होती थी, जैसा कि संदर्भ भी आया है। हाँ, रानी बिलारी, जो रानी की रानी की बावली थी, बावली है। हाँ, ये शिकायती पत्र में डिटेल की गई। उस बावली में राजा, जैसे अपने नवल भाई ने बताया इमाम बाड़े की बावली की बात, तो इमाम बाड़े की बावली वो जो महलों में बावलियाँ होती थी वो आम पब्लिक के इस्तेमाल के लिए नहीं होती थी। जैसे भूल भुलैया में जो बावली है उसमें लोग बताते हैं कि गुलाब की पत्तियाँ डाल के नहाते थे वो सब नवाब लोग, इस तरह से होता है। दूसरा प्रश्न ये है कि हर चीज को धर्म से तुरंत नहीं जोड़ना चाहिए, कुछ प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब विरोधाभास जो है वो इस बात को लेके है कि जैसा कि आम चर्चा है कि साहब जो नागपुर से संदेश जाता है वो सरकार के लिए आदेश होता है। अगर नागपुर का संदेश है कि साहब जो है हर मस्जिद के नीचे, आप इस बात पे कितना भरोसा करते हैं कि नागपुर का संदेश सरकार के लिए आदेश हो? आप कितना लग तो नहीं रहा है, मैं भरोसा नहीं करता हूं, क्योंकि अगर वो आदेश होता तो ये खुदाई बंद हो चुकी होती। आप ये समझिए इस पूरी खुदाई में कलेक्टर बयान दे रहा है, जिलाधिकारी खुद बयान दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक कंफ्यूजन और है, लोगों को ये आइडिया हो रहा है कि ये भारत सरकार के उस पे खुदाई हो रही, जबकि ये खुदाई उत्तर प्रदेश का पुरातत्व विभाग कर रहा है। भारत सरकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं कर रहा है, उत्तर प्रदेश का पुरातत्व विभाग कर रहा है। तो अब एक तरफ संघ प्रमुख है, एक तरफ संभल है, और एक तरफ नई सभ्यता ये है कि वहाँ रानी बिलारी रही होंगी, उनका महल रहा होगा, तो निश्चित ही अगल बगल नगर के अवशेष होंगे, क्योंकि महल और बावलियाँ ये कहीं जंगल में। मतलब इतना आप भी मानते हैं कि वहाँ पर पूर्व से एक नगर रहा हो सकता है? निश्चित, अगर रानी की बावली वो है तो अगल बगल में तो नगर होगा ही, अकेले थोड़ी ना रानी वहाँ रहती है। ठीक है, मैं आपके जो आपने जवाब दिया उस पर नवल सर का रिएक्शन लेता हूँ। नवल सर, इन्होंने एक चीज कही, इन्होंने 3 अलग अलग नाम लिए। इन्होंने कहा कि एक पहले बात कही कि नागपुर से निर्देश आते हैं और सरकार के आदेश होते हैं, लेकिन नागपुर के जो शीर्ष व्यक्ति हैं उन्होंने तो कुछ और ही बोला है। देखिए, ये मैं अभी इस डिबेट पे नहीं जाना चाहता कि किसका निर्देश था पीछे से। हमको जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो दिख रहा है बावली का दिखना, और बावली आप खुद ही बोल चुके हैं कि 3 मंजिला है, तो 3 मंजिला अगर बावली को उत्तराधिकार के सामने आ चुका है, 3 मंजिला स्ट्रक्चर है। सी बात है, वो एक साजिशन हुआ, तो वहाँ पे दंगों का इतिहास भी रहा है और वहाँ के हिंदू पॉपुलेशन घटने का भी इतिहास रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो एक स्ट्रक्चर था। और बावली 2 तरह की होती है, व्यक्तिगत भी हो सकती है, किसी राजा महाराजा की भी हो सकती है, और सार्वजनिक बावली भी हो सकती है। लेकिन ये तय है कि राजा महाराज की हो या वो सार्वजनिक बावली हो, लेकिन बावली के आसपास बहुत सारे स्ट्रक्चर। हाँ, जैसे उस इलाके का, उस जगह का नाम भी लक्ष्मणगंज, और फिर वहां पर रानी बिलारी की बावली, और अभी क्या है उसमें 4 कक्ष मिल गए हैं पूरी तरह। मुझको तो जो जानकारी मिली कि जो बावली वाला हिस्सा है, जो रानी बिलारी की बात कर रहे हैं, उन्होंने के जो केयरटेकर अभी जो वहाँ मौजूद है, जो महिला है, उनका ये कहना है कि बहुत सी जमीन थी जो वहाँ के राजा जिनके हिस्से में थी, वो काफी हिस्से की जमीन बेच गए थे, लेकिन बावली का हिस्सा जब वो थे तो उन्होंने किसी को बेचा नहीं था, वो एक सार्वजनिक स्थान हो चुका था, और वो पहले खुला हुआ था, जिसको बाद में धीमे धीमे इसी तरह से दफन किया गया। तो मुझको लगता है एक बड़ी साजिश है, और हम भास्कर भाई से सहमत है कि कोई जरूरी नहीं कि वहां पे मंदिर हो, और मंदिर की बात भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर तो है, लेकिन स्ट्रक्चर तो है, एक इतिहास तो है, उस इतिहास को दबाने की बिल्कुल ठीक है, स्ट्रक्चर तो है, इतिहास तो है। नवाज सर ने बिल्कुल सही कहा, आवश्यक नहीं कि वहां पर धार्मिक संरचना ही हो, लेकिन जहां उत्खनन हो रहा है वहां पर एक स्ट्रक्चर तो है, और वो स्ट्रक्चर नगर भी हो सकता है। मैं दिनेश शर्मा सर, मैं चाहूंगा दिनेश शर्मा सर को माइक दे। दिनेश शर्मा सर, आप बिजनौर के रहने वाले, वो भी पश्चिम का जिला है। बिजनौर की दूरी मुरादाबाद से बहुत ज्यादा, संभल से बहुत ज्यादा नहीं है। निश्चित रूप से वहां के ढेर सारे लोगों से आपका कनेक्शन भी होगा।
आपके पास जो जानकारियां हैं, जो एक्चुअल जानकारियां, माइथोलॉजिकल मिथ पे नहीं जाते हम, लेकिन जो वास्तविक जानकारियां हैं, आपको क्या कहना है इस बारे में? जैसा सर ने कहा कि यहाँ स्ट्रक्चर तो है और नगर भी हो सकता है। ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये पूरी की पूरी पट्टी बहुत महत्व रखती है। एक यात्री थे ह्वेन सांग, वो अपने समय में इस पूरी पट्टी का उन्होंने भ्रमण किया था। बिजनौर जिले का जो ऐतिहासिक महत्व है वो बहुत वृहद है। महाभारत काल का बहुत बड़ा प्रसंग बिजनौर में मिलता है। माला नदी के तट पर, वहां पर जो कण्व ऋषि थे, जिस भरत की बात की जाती थी, जिस शकुंतला की बात की जाती है कि उसकी क्या नाम अंगूठी जो थी वो मछली निकल गई थी, ये वो घटनाएं हैं। संभल कोई दूर नहीं है। जब आप संभल की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक तथ्य नजर आएंगे। महर्षि कण्व ऋषि का आश्रम आपको वहां पर मिलेगा। मोर ध्वज का किला वहां पर हुआ। सुल्ताना के नाम से किला मशहूर है वहां पर नजीबाबाद में। जब आप जाएंगे कि सुल्ताना डाकू का किला, हाँ सुना है ना, तो ये पूरी की पूरी पट्टी है। आप अगर उधर और बढ़ेंगे, क्या ना, मुरादाबाद ट्रेन से जाते हैं तो किला दिखता है। आप जब और मुरादाबाद की तरफ बढ़ेंगे, ठाकुर द्वारा, और मुरादाबाद के अंदर बहुत बड़ा क्या नाम वहाँ पर इसका ऐतिहासिक वो मिलते हैं। हाँ, पहली बार जो हमारी नई जनरेशन है उनको संभल के महत्व का पता चला है। उन्हें ये पता चला है कि संभल एक ऐसा स्थान है जो कि एक विश्व धरोहर की सूची में आना चाहिए, क्योंकि वहाँ ये कहा जाता है कि जो विष्णु के जो अवतार हैं, कल्कि साहब, उनका अवतार वहाँ पर होना है जी। अब ये बात इसलिए सिद्ध होने के लिए कगार पर आ गई है कि एक छोटी सी घटना घटी जिसमें कि एक मस्जिद में हरि मंदिर का सर्वे होना था, और वो अगर वो सर्वे शांतिपूर्ण हो गया होता, हरिहर मंदिर जिसको हरिहर मंदिर का, तो शायद आज जो हम देख रहे हैं वो अभी तक रहस्य ही बना होता। पर उस सर्वे पर जो उपद्रव हुआ, उसने उस एरिया के सारे पुरातात्विक महत्व के, आध्यात्मिक महत्व के जो स्थान थे, उनमें दिलचस्पी लोगों की बढ़ा दी है। प्रशासन की दिलचस्पी बढ़ गई, शासन की भी बढ़ गई। और जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने इस मामले में विशेष रुचि ली, और इसलिए नहीं ली कि वहाँ मंदिर है या क्या है, बल्कि उन्होंने जानना चाहा कि जिस चीज पर हमारा गतिरोध है, जहाँ जनसंख्या कुछ थी और कुछ रह गई, आखिर उस जगह के कारणों पर प्रकाश आना चाहिए। हाँ, जैसे आंकड़े आ रहे 1978 में वहां पर 45% जी एक बार विशेष धर्म विशेष के लोग थे, आज केवल 20% रह गए। उससे पता चल रहा है कि कितना बड़ा वहां पर हमला हुआ होगा और एक समुदाय ने किस प्रकार से वहां पर अतिक्रमण किया होगा। तो उसकी वो दिलचस्पी इसमें है कि तो आपकी नजर में क्या है, समय का संयोग है या सत्ता की मंशा? कुछ लोगों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है, कुछ धार्मिक लोगों का मानना है, जैसा कि सामने आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब, चूंकि वहां पर कल्कि का अवतार होना है तो उसके एक संकेत है कि वहां पर शुरू हो गया है ये निकलना कि वहां पर क्या धर्म स्थल है, क्या पौराणिक स्थल है, लोग उसमें दिलचस्पी लें। लेकिन जो कुल मिला की स्थिति है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये पूरी बेल्ट बहुत ऐतिहासिक है। और अब मुझे लगता है कि ये जो सर्वे हो रहा है, ये सर्वे केवल संभल तक ही सीमित नहीं रहेगा। आप उत्साहित दिख रहे हैं, आप भी पश्चिम के हैं, चलिए बता दीजिए कि आपको क्या लगता है वहां क्या निकलने वाला है? देखिए, जैसे बावड़ी निकली है, बावड़ी आमतौर पर राजा महाराजा वन निर्माण क्या करते हैं, वो जल संचय का एक स्रोत होती है। कुछ तो वो बावड़ी महलों से सटी होती है, कुछ ऐसे स्थान विकसित वो कर देते हैं जहाँ पर कॉमन मैन, जैसे कुएं बना देना, ये राजा महाराजाओं का काम हुआ करता। हमारा जवाब दीजिए, ये बताया है नवल जी ने, हमारा जवाब दीजिए, आपको लगता क्या कि वहां क्या निकलने वाला है? जब इस प्रकार के 3 मंजिले भवन और इस तरह की बावड़ी निकल रही हैं, तो मैं तो ये मानता हूं कि वहां पर कोई नगर भी हो सकता है। नगर भी हो सकता है, ठीक है। मैं जीपी शुक्ला सर हमारे साथ हैं, शाश्वत तिवारी सर हैं, इनके पास में आऊंगा, उसमें गंगेश मिश्रा से मैं बात कर लेता हूँ। गंगेश, इतने विश्लेषण को सुनने के बाद भास्कर सर ने अपनी बात कही, नवल सर ने पूरा जोर देकर बोला कि स्ट्रक्चर तो है तो वहां नगर भी हो सकता है। दिनेश शर्मा सर तो कहीं न कहीं इनकी कनेक्टिविटी है पश्चिम से। आपको क्या लगता है, ये सारी चीजें देखकर, सुनकर, पढ़कर, खबरें देखकर, ये जो हो रहा है ये समय का संयोग है या शासन सत्ता की मंशा?
और वहां पर क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये समय का संयोग है। जब किसी चीज का कोई समय आ जाता है तो अपने आप घटना हो जाती है। और ये देखिए, समय का संयोग इसलिए मैं कहूंगा कि जब लगातार इसके पहले भी लोग हो सकता है इसके केयर टेकर शिकायत किए हो, सरकार ने संज्ञान ली हो, इससे सरकार भी अच्छी है और सरकार ने संज्ञान लेके इस पर कार्रवाई कराई। अब कार्रवाई पर ये सामने दिख के भी आ रहा है कि वहां पर मौके पर खुदाई में बावड़ी और महल जैसी चीजें खुल के आ रही है। अभी से लोग बता रहे 12 कमरे दिख रहे हैं, हो सकता है अभी भी कमरे बढ़ भी सकते हैं, पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है। और जैसे वरिष्ठ पत्रकार शर्मा सर कह रहे हैं तो नगर भी हो सकता है और वहां पर मंदिर भी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी हम धर्म से नहीं जोड़ सकते। लेकिन हाँ, इसलिए अभी संभल में एक मंदिर की भी साफ सफाई हुई है, तो ऐसा लगता है अगर वहां महल है, बावड़ी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मंदिर भी हो सकती है। अभी हम लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वहां हरिहर मंदिर से शुरुआत हुई, उसके बाद वहां एक और प्राचीन मंदिर पाया गया और अब उत्खनन में वो बावड़ी सामने आ गई है। सवाल ढेर सारे हैं, विश्लेषण करेंगे। मैं चाहूंगा कि इधर शाश्वत तिवारी सर हमारे साथ हैं। शाश्वत सर, आपका हिस्ट्री से बड़ा ताल्लुक है और मैं विरासत पे भी आपकी बातों को बहुत समझता हूँ। राजधानी लखनऊ जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक बहुत बड़ा मित्र लिए हुए है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां बताते हैं। अब ये संभल का पूरा मामला आपके सामने है, आपको क्या लगता है क्या है वहां? और जब गायब हुआ होगा, दबाया गया होगा, अतिक्रमित किया गया होगा, तब की स्थितियां कैसी रही होंगी? देखिए, इंग्लिश का एक फ्रेज है, हिस्ट्री रिपीट हिमसेल्फ। तो इतिहास अपने जो है अपने आप को समय दर समय ऐसी चीजें होती हैं, इतिहास अपने आप को खुद साबित करता है। अब एक शिकायत हुई, उस शिकायत पे तमाम जो है रिसर्च टीम, अध्ययन टीम, पुरातन टीमें आके जो है उसको उन्होंने खोदना शुरू किया, चीज़ों को बताने के लिए क्या है, कैसे चीज़ें निकल रही हैं, सब सामने आ रहा है। मंदिर भी निकला, बावली क्योंकि पुराना कॉन्सेप्ट है, कई सौ साल पुराने स्ट्रक्चर में, और उस दौर में वो चीज़ें ज़रूरत होती थी और उस दौर में वो सब चीज़ें बनाई जाती थी। पानी का संचय ये बताता है कि वहाँ लोगों की आबादी तो थी ही, उस समय काफ़ी लोग, बड़ी संख्या में लोग भी हो सकते हैं, पूरा शहर हो सकता है, पूरा एक बहुत बड़ा इलाका हो सकता है, किसी राज सियासत के लोग, जैसे कि तमाम रानी का जिक्र है, तमाम, यानी कि उन सब चीज़ों को दबाया गया है। जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसा हुआ उस दौर में। अब क्योंकि हिस्ट्री से जुड़ी चीज़ें हैं, वहाँ का तमाम इतिहास की जानकारी जो है जिन लोगों को है, और जो ऐतिहासिक एविडेंसेस सामने हैं, इसका मतलब है कि वहाँ चीज़ें, कुछ ऐसी गंभीर चीज़ें थी, कुछ ऐसी गंभीर चीज़ें थी। अब कुछ का मतलब ये है कि अभी तो ये अंडर प्रोसेस है, अभी और भी चीज़ों को मेरे ख्याल से इसमें नीचे लोगों की उत्सुकता भी धीरे धीरे जैसे जैसे खुदाई है वैसे बढ़ रही है। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, लोगों के लिए समाचार है और अद्भुत समाचार है, क्योंकि उस दौर में लोगों ने सुना है कि क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, और तमाम आंधी तूफान और तमाम ऐसी चीज़ें हुई कि धरती पलट गई, और जहाँ पानी था वहाँ पहाड़ हो गया, जहाँ पहाड़ था वहाँ वो, इस टाइप के फैक्ट्स हैं हमारे सामने। बहुत से आइलैंड्स थे उस ज़माने में जो गायब हो गए, जो द्वीप थे जहाँ पे आबादियाँ थी, वहाँ समुद्र का लेवल बढ़ने से वो डूब गई, और बहुत सी जगह से जैसे द्वारका, हाँ बिल्कुल, समुद्र के अंदर द्वारका मिली, अंदर द्वारका एक सभ्यता है जिसको पूरी द्वारका मिली भी नहीं, कोई छोटा स्थान पे वो पूरा सारे अवशेष, सारी चीजें, एवरीथिंग इज देयर। तो उसी तरीके से अब वहाँ क्योंकि समुद्र था, समुद्र का किनारा था, यहाँ पे ये पठारी इलाका है, मैदानी इलाका है, तो यहाँ धूल आंधियों की वजह से चट्टाने, पहाड़, और उस तरीके से ये एक लंबी साजिश का भी एक हाँ, लेकिन वो भी रामगंगा का कछार है और चीजें वहाँ ऐसी हैं, हम कह सकते हैं जलस्रोत वहाँ बहुत बड़ा है। एक बहुत बड़ा मेला वहाँ बिजनौर में लगता है, जिसको लोग बताते हैं कि छोटा मोटा कुंभ, मिनी कुंभ कहा जाता है उसको। तो डीपी शुक्ला सर के पास मैं कहूँगा, आप आईका भी हैं सर, मेरा सवाल 700 की बात से निकल के आया और आपके लिए बड़ा मौजूद सवाल होगा, जिससे दबाया जाता है वो निकल के तो फिर आता ही है एक दिन, और मुझे लगता है संभल में भी जो निकल के आ रहा है उसे दबाया गया। आप मानते हैं क्या ऐसा कि दबाया गया तो एक दिन निकल के तो आना था? देखिए अमरेश जी, अभी वरिष्ठों की बात मैंने सुना, और हालांकि मैं उसमें तो ज़्यादा जानकारी वरिष्ठों के मुख से ही अभी जो सुना मुझे हुई, लेकिन मामला बहुत पुराना है और जो इसकी संरचना है 1857 के आसपास की ऐसा इतिहास की है, और जो ये कहा जा रहा है कि बिलाड़ी के नाना ने इसको बनवाया था, जी 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 स्थिति है। तो अब ये मिला है, इतनी जल्दी हम मंदिर, मस्जिद या उसको मूर्ति स्थापना या इस टाइप की बात कहें तो जल्दबाजी होगा, पहले इसकी परीक्षा हो जाना चाहिए। जैसे अभी भी बात आई कि कार्य चल रहा है, नागपुर से बात आई, नागपुर से कोई आदेश इस टाइप का, तो अभी ये सब
नहीं कहा जा सकता स्पष्ट रूप से जब तक हम पूर्णतया कंफर्म ना हो जाएं। अब रही बात जो ये बवाल होना या ये होना है, ऐसा इस टाइप को दिखने का है, दबाने की बात आपने कही, दबाने का तो एक जब इस टाइप की खुदाई होती तो सबसे पहले आ जाता ना मंदिर वाला जो समय चल रहा है। नहीं, मेरा सवाल डीपी सर, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है कि अभी वहां उत्खनन हुआ तो 4 कमरे ऐसे हैं जो सामने आ चुके हैं पूरी तरह, बाकी 12 कमरे अंदर से दिख रहे हैं उसमें, लेकिन उनके ऊपर दूसरे मकान बने हुए हैं जो कि एक वर्ग विशेष के मकान बताए जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए 1857 की भी थी तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी अंदर जमीन के अंदर धंस गई थी, वहां पर कुछ पता नहीं चला किसी को, और जब किसी को पता ही नहीं था तो अचानक कैसे पता लग गया शिकायतकर्ता को? तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि कुछ लोगों ने साजिशन, जैसा कि नवल सर ने कहा, साजिशन उसके ऊपर नए निर्माण कर लिए या उसे दबा दिया? आपको लगता है ऐसा हो? देखिए, मामला पौने 200 साल करीब का ये मामला है। 1857 जैसा कि आपने भी बताया, पौने 200 साल पुराना मामला है। इसमें कुछ ऐसी बात कहना जल्दबाजी होगा। अब सामने आई बात हुआ तब विभाग जो है लगा हुआ, खुदाई का काम जारी है। कुछ ही दिन में कुछ स्पष्ट आपको कुछ बात सामने आई जाएगी। बहुत बढ़िया डीपी सर, बहुत अच्छा जवाब है आपका। मैं चाहूंगा माइक आइडिया आप दें, हम नवल सर के पास एक बार फिर से आएंगे। नवल सर, मेरा सवाल आपसे फिर वही है जो चीज आपने कही। निश्चित रूप से जब 12 कमरे वहां दिख रहे हैं, 4 कमरे सामने आ पाए हैं, 4 कमरे तक ही टीम अभी पहुंच पाई है, क्योंकि उत्खनन जिस एंगल से हो रहा है वहां से बिना किसी का जो वर्तमान निर्माण है उसको गिराए उन 4 कमरों को ही देखा जा सकता है। लेकिन बावड़ी 12 कमरे की है और उसके ऊपर जो निर्माण है वो उतना पुराना नहीं है कि 1857 का निर्माण हो, ऐसा नहीं है। तो क्या 1857 को इसलिए मैं कोट कर रहा हूं कि वो समय था जब गदर हुआ था, और पश्चिम में जैसा कि धन सिंह कोतवाल गुर्जर की बात मैं सुनता हूं, माता दीन सिपाही की बात मैं उनके बारे में सुनता हूं, या फिर आपको मंगल पांडे की बात आती है कि विद्रोह एक शुरू हुआ, अंग्रेजी राज था उसके समय, और जब विद्रोह हुआ तो पश्चिम से ही, क्योंकि वो मेरठ तब बड़ी कोतवाली होती थी जिसमें पूरा मुरादाबाद वगैरह इलाका सब आता था, तब कोतवाली का मतलब होता था एक तरीके से पूरा जोन, और उसके कोतवाल थे धन सिंह गुर्जर। उनका बड़ा नाम है कि उन्होंने उन्हीं से शुरुआत हुई इस क्रांति की। तो क्या लगता है कि उस दौर में ये चीजें दबाई गई, या फिर 1978 में जब 184 हत्याएं कहिए या मरे लोग, मौतें हुई, उस समय ये हो सकता है? ये चीज सर समझना चाहेंगे। और आपका वही बात, ये दबाया गया साजिशन ऐसा लगता है या था ही नहीं, दिख ही नहीं रहा था लोगों को? पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि जो बावली कही है, ये बावड़ी कही है, ये जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं तो वो हिंदुओं ने भी बनाए और मुस्लिम शासकों ने भी बनाए जी। लेकिन जहाँ पे भी हिंदू रानियों के लिए या सार्वजनिक तौर पे बावली बनती थी तो उसके आसपास मंदिर का भी निर्माण होता था। आप चाहे जितनी भी बावली देख लीजिए, सबके संग ऐसा ही है कि आसपास मंदिर का निर्माण। उसकी वजह ये है कि हिंदू में परंपरा है नहाने के बाद भगवान के दर्शन करने की। तो कोई छोटा मंदिर हो, छोटा स्ट्रक्चर हो, लेकिन वो बनाया जाए। सर एक चीज मैं बता दूं, राजस्व विभाग में वो तालाब बावली के नाम से वो जगह दर्ज है, वो स्थान तालाब बावली इलाके के नाम से दर्ज है। हालांकि वहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने निर्माण कर लिए, लेकिन राजस्व लेखों, पुराने राजस्व लेखों तालाब बावली के नाम से। हाँ, बावली को तालाब ही माना जाता है। वो जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर भवन बन जाता है तो वो एकदम एक अलग स्वरूप का हो जाता है। उसका बेसिक तरीका ये है कि आप समझ लीजिए कि जैसे तालाब खोद दिया गया और वहीं पे कुआं भी खोद दिया गया, पानी के जो उसको भरने का जो सिस्टम होता है वो कुआं से कनेक्टेड होता है। जैसे आप जो टिकैत राय का तालाब था वो भी पहले इसी तरह का स्ट्रक्चर था, और भी लखनऊ में तमाम स्ट्रक्चर है, बख्शी का तालाब भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह की उनके ऊपर जब इमारत बन जाती थी तो बावली कहलाती थी। तो उसी तरह का बावली का स्ट्रक्चर है, और ये इतिहास में दर्ज है कि संभल में जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और स्ट्रक्चर बनाए। तो मैं मान के चलता हूं कि उसी का एक ये विस्तार जैसा था। और इतनी बड़ी बावड़ी, यहाँ पे पानी के ऊपर आने की बात नहीं है। अगर पानी ऊपर आया होता तो आज की डेट में भी पानी ऊपर होता, वो भवन दिखता ही नहीं, तीनों मंदिर डूब गए होते। अगर वो नीचे की मंदिर पे तो पानी वहीं पे था। इसका मतलब है कि उसको भरा गया, तो भरेगा कौन? जिसका होगा वो तो नहीं भरेगा। हाँ, जिसको कब्जा करना होगा वो भरेगा। और आप जानते हैं कि आज की डेट में वहां का जो भौगोलिक रूप से जो लोग निवास कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी ही चाहत रही होगी कि ये भवन पूरी तरह से नष्ट हो जाए, तो उनका कब्जा वहां पर करना है। ठीक है, एक चीज और निकल के सामने आ रही है कि संभल का वो इलाका देखिए, संभल लोकसभा क्षेत्र में ही ये सीट है कुंदर की, जहां इस बार आश्चर्यजनक रूप से भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह ठाकुर चुनाव जीते। और रामवीर साहब ठाकुर को जितने वोट मिले उतने वोट केवल एक वर्ग के नहीं हो सकते जिसका रामवीर ठाकुर है, और वोट उन्हें दोनों जगह मिले, कुंदरकी में
और 2 ब्लॉक है, मुड़ा पांडे और कुंदरकी। मुड़ा पांडे को कहा जाता है कि वहाँ हिंदू बहुत संख्या में रहते हैं, लेकिन मुस्लिम उसमें भी रहते हैं, लेकिन कुंदरकी ब्लॉक जो है वहाँ मुस्लिमों की ही संख्या, वहाँ हिंदू ना के बराबर वोट है, उन्हें वहाँ से भी ढेर सारा वोट मिला। चीजें बदली नजर आई। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्या 65% मुस्लिम आबादी थी कुंदरकी में, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के वोट मिले तभी। हाँ, नहीं क्योंकि उनका जो वोट पूरा हुआ। आप इसको इस तरह समझिए कि ये कोई बीजेपी की जीत नहीं है वहाँ पे कि मुस्लिम वोट मिलना बीजेपी को हासिल हो। कभी कभी स्थानीय प्रभाव भी रहते हैं, स्थानीय जो प्रत्याशी भी अलग हो सकता है, उसका भी प्रभाव होता है। तो बहुत सारे इसके कारक होते हैं। एक चीज और निकल सामने है, कतई ना मानिए कि मुस्लिम वोट बीजेपी। बिल्कुल मैं नहीं मानूंगा। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ एक चीज और निकल के आ रही है कि वहाँ शेखजादे और तुर्कजादे 2 भागों में मुस्लिम अपने आप को बताते हैं, और शेखजादे अपने आप को, बताया जाए कि शेखजादे अपने आप को वो मानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। और अभी क्या ये जो उत्खनन हो रहा है, ये जो चीजें निकल के आ रही, जानकार ऐसा भी बताते हैं कि शेखजादे इसमें सहयोग कर रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, पुरानी जानकारियां दे रहे हैं, बता रहे हैं कहाँ क्या। ये देखिए, ये तो जो आप संभल की खबर पे डिस्कशन कर रहे हैं, बल्कि सभी जगह वही खबर छाई हुई है, चाहे कोई भी चैनल चाहे कोई भी अखबार हो। लेकिन देखिए, वो कौन क्या कर रहा है ये तो विश्लेषण का विषय होगा, ये राजनीतिक विषय होगा। लेकिन हकीकत ये है कि वहां पे एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, और जिससे साफ लग रहा है कि उसको एक तरह से निस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश। निस्तनाबूद आई अगर उसके खिलाफ शिकायती पत्र ना मिलता और संभल पे कोर्ट का मामला ना चल रहा होता और वहां पे झगड़ा ना हुआ होता, शांतिपूर्वक अगर जांच पड़ताल हो गई, जैसा कि शर्मा सर ने कहा, तो बिल्कुल सही बात कही, तो ये चर्चा ही ना होती। तो मुझको लगता है कि जैसे ये भी कह रहे थे कि हर चीज का एक वक्त आता है, तो मुझको लगता है कि वो वक्त आ गया है जिस वजह से सब चीजें साथ बैठती गई और ये पूरा यहाँ तक आया। आप यहाँ बैठ के ठीक है, हम भास्कर सर से पूछ लेते हैं, टाइम फ्रेम का ध्यान रखेंगे हमारे कैमरा पर्सन, और मुझे इशारा करेंगे टाइम जब उनका पूरा हो 25 मिनट के आसपास का। भास्कर सर, हम तो आपसे एकदम पॉलिटिकल एंगल पे सवाल पूछेंगे, और क्योंकि नागपुर शब्द आपने लिया था, भाई नागपुर से जो शीर्ष है, नागपुर के एक संगठन है जो पूरे देश दुनिया में जाना जाता है, उनकी बात तो कुछ और थी, और उनकी बात से रिलेट करते हुए अब ये सुनने में आ रहा है कि संभल की राजनीति भी बदली है। वहां से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामवीर सिंह जीते। तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्थितियां हैं, इसमें आने वाले टाइम पे पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या दिखता है आपको? मुझे जो लगता है, जितनी मेरी समझ है, नहीं हो सकता कि जो मैं कह रहा हूँ सही हो, 2027 का चुनावी मुद्दा संभल होगा, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। सबने अपने अपने जवाब दिए, हमने सबसे बेबाक सवाल पूछे, और ये सब हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे साथ काम करने वाले कुछ साथी भी इसमें हैं। निश्चित रूप से ये जवाब देने में संकोच नहीं करते, क्योंकि विश्लेषण करता है, ये लेखक है, ये पत्रकार है, ये जानकार है, ये टिप्पणीकार है, और टिप्पणियां की। और सबसे लास्ट टिप्पणी और सबसे पहली टिप्पणी जो नवल कांत सिन्हा सर ने की थी, उन्होंने कहा था कि वहां पर एक नगर भी निकल सकता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर है और दबाया गया स्ट्रक्चर है, और साजिशन दबाया गया स्ट्रक्चर था। और लास्ट टिप्पणी जो भास्कर दुबे सर ने की, 2027 का चुनाव संभल कालीन सभ्यता पे हो सकता है। क्या कुछ होगा समय बताएगा, और तय तो सब कुछ जनता को ही कर रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, और हम जनता के मुद्दे का विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है। बहुत जल्द लाएंगे आपके सामने और बड़ी बातें जो सच होंगी और विश्लेषण करने योग्य होगी। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट नितेश मिश्रा शांडिल्य के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह का नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।